ओके, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, पता नहीं है पकड़ना पड़ता है मुझे। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस के सारे अपडेट और केवीएस में आपको जो भी मुसीबत हो या जो भी डाउट हो मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमने स्टार्ट कर रखी है सीरीज मैथ साइंस रीजनिंग, ठीक है ना। तो आज साइंस की क्लास 2 है। अगर जिसने क्लास 1 नहीं देखी है और अगर जो सीरियसली चाहता है, देखो मैं थोड़ा सा पर्सनल बात बताता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा मौका आखिर हो, मतलब मान लो इस बार 2022 में या 2022 में स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट आती है और आएगी डेफिनेट, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। 2022 में रिक्रूटमेंट आती है, आप बता सकते हो इसके बाद कब आएगी? नहीं बता सकते। हो सकता है 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, हो सकता है आप जब तक ओवर एज हो जाए। तो आप इस मौके को आखिरी मौका समझो और हर सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। देखो मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूँ मैं उसकी बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैथ साइंस रीजनिंग, और जितने नंबर का आता है उतने पूरे नंबर दिलवाना मेरी गारंटी। बस आपकी मेहनत करना जरूरी है। अगर किसी ने डे 1 का साइंस का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख ले। तो हम करेंगे कैसे, मैं आपको क्वेश्चंस कुछ पोस्ट करता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करा करो और उसमें मजा भी आएगा, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन वही होंगे जो हम प्रीवियस क्लास में टॉपिक कर चुके होंगे, ठीक। और जब हमारे कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे, 5-6 टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर से हर वीक या एक वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, वो डिपेंड करेगा टॉपिक्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। हम फिर ये देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे पेपर में कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेरा तरीका ये रहता है, मेरा तरीका तो सबसे आसान है पढ़ाई करने का, और अगर आप अपना लो तो याद रखना, मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। आप पे बुक बेशक 2 ही हो, लेकिन उस 2 बुक को 100 बार पढ़ा होना चाहिए। तो यही कामयाबी का सबसे बेसिक मंत्र है, ठीक है ना। कामयाबी तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, पेपर निकालने का यही सबसे बेसिक मंत्र है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम करते क्या, बुक तो 10 रखते हैं, पढ़ते एक भी बार नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना मैं करा रहा हूँ मैथ साइंस रीजनिंग आप कर लो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। हम करेंगे क्या, जो क्वेश्चन में पोस्ट करूंगा उसमें आपको जिसमें डाउट होगा वो आप मुझसे पूछना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को मैं नोट नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों अभी चैनल चला नहीं है। लेने को तो मैं ले सकता हूँ स्मार्ट बोर्ड, इंटर राइटिंग बोर्ड, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा उसूलों का पक्का हूँ कि आपसे जो मुझे मिलेगा उसे ही मैं कर सकता हूँ, और अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी आफत का काम है, ठीक है ना। चलो, अब हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा था कि एक डिस्टेंस है, उसमें से डी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, 2D को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और कह रहे हैं एवरेज स्पीड निकालो। देखो मैंने आपको क्या कहा, बहुत बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, मैं एक कंसेप्ट कराऊंगा, उसी से सारे कराऊंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ओहो एक मिनट, चलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देखो, d और 2d, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3d, अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सी बात है, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम। और आपने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला टाइम हो जाएगा इसकी डिस्टेंस d और इसकी स्पीड 60, और ये वाला टाइम हो जाएगा इसकी डिस्टेंस 2d और इसका 80। देखो इसको करने का दूसरा तरीका भी है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन और हो सकता है कोई और तरीका भी हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से तरीके नहीं बदलेंगे, हम एक ही तरीका सीखेंगे, क्योंकि आपका ये मेन सब्जेक्ट है नहीं, आपको बस ये अपना एग्जाम निकालने के लिए इसको अच्छे से करना है। तो आपको करना कैसे चाहिए, मिनिमम चीजों से मैक्सिमम चीजें करनी चाहिए। तो देखो आ जाएगा 3D, एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक है ना, 6 चौक 24, 8 8 तिया 24 और 6 240 इंटू 3D बाय 10D, D से D गया, D से 0 गया, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट से, कौन सा बेसिक कंसेप्ट लगाया मैंने बच्चों, मैंने बेसिक कंसेप्ट लगाया एवरेज स्पीड का, जो भी हमने पढ़ा रखा था, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूंगा जो हमने ना पढ़ा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या डिसाइड किया है, ठीक है। अब मैं देखो, ये तो आपको क्लियर है, ये तो आपको क्लियर है कि 10th क्लास तक की साइंस, 10th क्लास तक की साइंस के क्वेश्चन आ रहे साइंस में, 10th क्लास तक की साइंस के क्वेश्चन आ रहे साइंस में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब हम गोल तय कर चुके हैं कि हम 9th 10th और उससे नीचे की क्लासेस की साइंस, बेसिकली 9th 10th से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं सारे चैप्टर 1 बाय 1 कराऊंगा, और हर चैप्टर के बाद
हम ये देखेंगे कि हम पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, और पीआरटी या केवीएस, टीजीटी या केवीएस पीजीटी के रैंक के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे एसएससी में होता हो चाहे किसी में होता हो, सबसे पहले केवीएस के ही कराऊंगा, लेकिन उसके बाद उनके भी करा दूंगा, जैसे एनवीएस के करा देंगे, DSSB के करा देंगे, टीचिंग एग्जाम के करा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको श्योर हो जाए कि हमारा कंसेप्ट सही चल रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले आता हूं, चैप्टर नाम है मोशन, ठीक है ना। देखो ये बहुत बिल्कुल क्लास की तरह चलेगा, अगर मैं कंपटीशन में आ जाऊं तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा ये फॉर्मूले है, इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है उसी से क्वेश्चन आए, लेकिन कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनते हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने चैप्टर पढ़ रखा हो, और जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा हो और जिसने चैप्टर नहीं समझा हो वो वहां फेल कर जाएगा, ठीक है ना। अब आप देख लो आप क्या चाहते हो, ठीक है ना, कमेंट में बता देना कि कैसा करना है, जैसा आज कर रहा हूं वैसा करना है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला कराओ और क्वेश्चन कराओ, वो करना है तो बता देना, कमेंट में जरूर करना, ठीक है ना। और जिसको भी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करना, क्योंकि देखने वालों से हमें नहीं पता चलता कि कितने लोगों को हम पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे नहीं आ रहे ये पता चलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जैसे आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप जैसे मान लो आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हो, और बैठ के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, खड़े होकर देख रहे हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं इस समय आप रेस्ट में हो मोशन में, तो आप कहोगे सर मैं रेस्ट में हूं, क्यों, क्योंकि आप बैठे हुए हो। लेकिन अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को मानो ये अर्थ है, अर्थ तो घूम रही है और आप अर्थ के ऊपर रह रहे हो, तो यानी कि आप अपने आप को अगर सन मून स्टार से कंपेयर करोगे तो आप चाहे रुके हुए हो फिर भी आप मोशन कर रहे हो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मेरे सर के ऊपर एक जू है, मेरे सर के ऊपर एक मक्खी है, मच्छर है, कुछ है, चींटी है। अब चींटी चाहे सो रही हो, लेकिन अगर मैं घूम रहा हूं तो चींटी मोशन में है। तो यानी कि मोशन की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन होती है एनी ऑब्जेक्ट is said to be in motion when it changes its position with respect to stationary object। देखो मैं बार बार कह रहा हूं लिखना सब है, आपको अभी लिखना सब है, लेकिन इनसे समझना है, फिर इन्हें लिखना नहीं है, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन आएगी। तो अब सुनना मैं क्या कहता हूं, मान लो इसी से मैं एक कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन बनाता हूं, सुनते रहना। यू आर सिटिंग इन अ रूम, identify which is correct। Number first, you are at rest। Number second, you are in motion। Number third, you are in motion with respect to room। Number fourth, you are in motion with respect to sun। अब देखना जिसको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है वो यहाँ हारेगा। कैसे हारेगा, वो कहेगा आधे तो यहाँ रुक जाएंगे कि यहाँ रेस्ट में है, और आधे क्या करेंगे, सर ने कहा था नहीं हम अभी भी मोशन में है, क्यों, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आधे आ जाएंगे इसमें, जबकि ये भी गलत है ये भी गलत है, और सही कौन सा है, सन वाला। क्यों, क्योंकि आप प्लेनेट मतलब सन मून स्टार इन सब से मोशन में हो, कमरे से मोशन में थोड़ा ना हो। क्योंकि समझना ये इसी तरीके से है, मान लो मेरे सर के ऊपर एक चींटी है और चींटी अपने घोंसले में है और मैं घूम रहा हूं और चींटी रुकी हुई है, तो मैं घूम रहा हूं तो चींटी और चीजों के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन उस घोंसले के रेस्पेक्ट में किसमें, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि घोंसला भी उसी स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से चींटी घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आप एक बस में बैठे हो, आपका को पैसेंजर भी बैठा हुआ है, अभी मान लो बस रुकी हुई है, तो आप बस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो और अपने पैसेंजर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। लेकिन अगर बस से कंपेयर करा जाए किसको, सन को, मून को, स्टार को, तब आप किस में आ जाओगे, मोशन में आ जाओगे। इज दैट क्लियर, मेरे हिसाब से इतना काफी है। इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैं नहीं मान सकता कि इससे ज्यादा आपको जरूरत है।
अगर जिसको समझना है वो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट इजीली समझ चुका है, ठीक है ना। अब आपसे कोई भी पूछे कि आप रेस्ट में या मोशन में हो, तो आप बता सकते हो कि भाई इसके रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट में हूं और इसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। समझ आ रहा है मेरे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? बहुत मजा आने वाला है, बस आप मेरे को साथ दो, सपोर्ट करो चैनल को, क्योंकि मैं आया ही इसीलिए हूं, ठीक है ना। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ मैथ साइंस पढ़ा और कुछ नहीं करा, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को मैं दिखाऊं कि एक्चुअल में क्या मेहनत होती है और एक अच्छा टीचर क्या कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही अच्छा हूं, बहुत और भी अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी संख्या कम है, ठीक। अब याद रखना, जब भी जिंदगी में आपके पास मोशन आएगा तो आपके पास कुछ ही टर्म आएगी। एक तो आएगा डिस्टेंस, जिसको कहते हैं दूरी, एक आएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं विस्थापन, एक आएगा स्पीड, जिसको कहते हैं चाल, एक आएगा वेग, जिसको कहते हैं वेलोसिटी, और एक आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में गति की समीकरण। और 2018 में जो पेपर हुआ था, 2018 में जो पेपर हुआ था, मैं पीआरटी वाले की बात कर रहा हूं, बाकी सबकी बात करेंगे, सब में आता है, ठीक है ना। पीआरटी वाले में मोशन ऑफ इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन थे, मोशन ऑफ इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन थे। अब आप में से कोई दिमागदार ये कहेगा कि सर सब छोड़ो, मोशन ऑफ इक्वेशन करा दो। क्या क्या आप कह सकते हो कि इस बार भी मोशन ऑफ इक्वेशन आएगा? नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि इस बार भी मोशन ऑफ इक्वेशन ही आएगा। तो देखो, 2 चीजें हैं, या तो आप जुगाड़ पे चलो या फिर आप कंसेप्ट पे चलो, यानी कि या तो आप लक पे चलो या फिर आप कहो नहीं मैं भाई श्योर होके चलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे मौका कब मिलेगा। अगर आप ये कहते हो मुझे श्योर होके चलना है, तो मेरे हिसाब से आपको सब करने चाहिए, ठीक है ना। अभी तो मैं सारे स्टार्ट करा रहा हूं, आप में से किसी को लगता हो कि नहीं बस वही वही करना है तो मुझे कमेंट में बताए, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चलना चाह रहा हूँ। ये वही बात है, मैं जानता हूँ पंजाबी खाना बनाना, ठीक है ना, और मैं चला गया असम में, असम जिसे आप लोग कहते हो, वहां पंजाबी खाना कोई नहीं खाएगा, वहां मुझे बनाने पड़ेंगे मोमोज, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से चलेंगे, ठीक है, तो बता देना क्या करना है। तो ये 5 टॉपिक जिसने पढ़ लिए, ये 5 टॉपिक जिसने पढ़ लिए, वो इक्वेशन ऑफ मतलब ये मोशन चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए और किसी भी पेपर में आए, मैं कह रहा हूं फेल नहीं हो सकता। और यही चीजें टीजीटी साइंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसको भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके लिए मैं स्केल थोड़ा हाई रखूंगा, ठीक है ना। और ये सब फ्री है, ठीक है ना, और मार्केट में इस नॉलेज के बिहाफ में लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, ठीक है, और आपको भी पता और मुझे भी पता है, ठीक है। चलो छोड़ो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, कि क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, लेकिन मेरी कितनी भी कोशिश हो, मेरी कितनी भी कोशिश हो, वो आपकी कोशिश के बिना बेकार है। मैंने क्या कहा? मेरी कितनी भी कोशिश हो वो आपकी कोशिश के बिना बेकार है। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और मैं कह रहा हूं जहां नहीं समझ आए मैं खड़ा हूं आपके साथ, ठीक है ना, एक बार नहीं 10 बार बता देंगे। चलो, दूरी का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में इतना नहीं लिखाऊंगा, इसे समझा देता हूं। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता दूरी कहलाता है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से शुरू करा और जहां खत्म करा उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है। मान लो आप यहां से यहां गए, ए से बी गए 3 मीटर, फिर बी से सी गए 4 मीटर। अब मैं कहता हूं कि इस केस में आप बताओ डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है बच्चों कि जितना भी आप चले हो, तो आप कितना चले हो? 3 और 4 7। आप कितना चले हो? 3 और 4 7। लेकिन वही बात मैं डिस्प्लेसमेंट की करता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जहां से स्टार्ट किया और जहां एंड किया उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा स्ट्रेट होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं और निकालेंगे। अगर मान लो ये 90 डिग्री है, फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस।
पाइथागोरस से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 5 मीटर। अब पता है जब हम छोटे थे, मैं देखो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं फील करता हूं, ठीक है ना। जब हम छोटे थे ना तो हमें ये लगता था कि डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से ही निकलता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हर बार पाइथागोरस से नहीं निकलता। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ भी तरीका हो सकता है, बस याद रखना कि जहां से शुरू किया और जहां खत्म किया उसके बीच का, ठीक है ना। एक और एग्जांपल सेट कर देता हूं आपके लिए। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, देखते रहना, ओ ए बी सी डी, ये 2 मीटर है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ऐसे जा रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। कैसे जा रहा है? ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ऐसे जा रहा है। देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब मान लो मैं बोलता हूं, सुनते रहना मैं क्या कहता हूं। मैं कह रहा हूं कि ए से बी का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर यहां से यहां तक चल दिए, अब ये पूरा कितना होता है? 2 पाई आर। पूरा कितना होता है? 2 पाई आर। और आप कहोगे सर ये पूरे का कितना है? 1/4 है, 1/4 है, तो आप कह दोगे सर पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, बस, सॉरी 2 पाई आर बाय 4, हाँ सही है, पाई आर बाय 2। अब आर की वैल्यू रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू रख दो, 2 है तो यहाँ पे पाई 2/2, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं पूछ लेता ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपको बस ये याद रखना है कि सर ने कहा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां एंड कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पे एंड कर रहे हैं, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल होता ही है, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। क्यों? क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है? सर्कल की रेडियस, सारी रेडियस तो गलत वर्ड है, सर्कल की रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। अब पाइथागोरस से निकाल लोगे और पाइथागोरस से आ जाएगा 2√2। अब मैं आपको थोड़ा सा देखो, जुगाड़ नहीं है, सब चीजें समझनी है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, तो हाइपोटेनस आता है √2 टाइम्स ऑफ दिस। इसको कैसे कर सकते हो? देखो, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p किसके बराबर है? x के, और b भी किसके बराबर है? x के, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो h बराबर √2x। तो हम लोगों ने ना याद ही कर लिया। देखो मैं पहले से ही कह रहा हूं, मैं अपनी लाइन लास्ट दिन तक, जिस दिन तक केवीएस का सिलेबस नहीं होगा और जिस दिन तक पेपर नहीं होगा और जिस दिन तक आप में से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक मेरी सारी वीडियो में देखोगे ना, मेरी लाइन चेंज नहीं होगी। क्या लाइन? कि मैं कह रहा हूं याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप रट लो, जो कि गलत तरीका है, थोड़ा मुश्किल है, और दूसरा तरीका आप समझ लो, जो कि अच्छा तरीका है और सही तरीका है। तो हमने समझ लिया और समझ के याद हो गया कि इसकी वैल्यू याद की, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा 2√2 की वैल्यू 1.414 और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 समथिंग, इसे मल्टीप्लाई करोगे 2.828। आपने यहां से एक नोटिस किया इस बात को? देखो ये सारी बात जो मैं अब कह रहा हूं ना, नोटिस किया, अभी मैं लिखाऊंगा एक्स्ट्रा, और यही चीजें पेपर में आती हैं। ऐसा नहीं है मैं करा रहा हूं इसलिए आती है, यही चीजें आती है, क्योंकि पेपर में जो आता है वो कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन वो होता है जो आपको क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो लास्ट में की पॉइंट निकलते हैं, वही हमारा कंक्लूजन होता है। अब मैं क्या समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं आपको कह रहा हूं यहां डिस्टेंस 7 था, डिस्प्लेसमेंट 5, और यहां डिस्टेंस 3 पॉइंट समथिंग और डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट समथिंग। यानी कि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। बस आपके ऊपर, आप कहां तक ले जाना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और समटाइम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैंने क्यों लिख दिया समटाइम इक्वल, समझने की कोशिश करना। आप एक सीधी लाइन है ए और बी, 10 मीटर, यहां से यहां गए। अब इस केस में डिस्टेंस भी बच्चों 10 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों 10 होगा। क्यों? क्योंकि ए से बी का स्ट्रेट पाथ 10 का ही है, समझ आ रहा है।
तो हम जो भी लिखेंगे वो फाइनेस्ट होना चाहिए। फाइनेस्ट का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट होना चाहिए, उसमें एरर होने के चांसेस मिनिमम होने चाहिए। तो अब देखो, मानो एमसीक्यू में ये सब आएंगे क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ, उड़ते उड़ाते नहीं है। अगर कोई सिर्फ उड़ते उड़ाते इस वीडियो को देख रहा है, उड़ते उड़ाते का मतलब है सिर्फ देख लो, मन भर लो, वो ना ही देखे भाई, ठीक है ना। चाहे 2 जने देखे, लेकिन वो सीरियस एस्पिरेंट हो तो ही मजा आएगा। सीरियस एस्पिरेंट का मतलब है जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको, चाहे केवीएस में आ जाओ, एनवीएस में आ जाओ, DSSB में आ जाओ, और जरूर दिखेगा। याद रखना क्या कि मैं लिख देता हूं स्टार डाल के, फॉर स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस, फॉर स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे सर ये वन डायरेक्शन क्यों इस्तेमाल किया? देखो, इन्हीं शब्दों के साथ खेला जाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ खेला जाएगा, और जो समझदार होगा वो इन शब्दों को समझेगा, और जो नहीं समझदार होगा वो फंसता चला जाएगा। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देखते हो, चाहे प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन पूरी देखो, स्किप मत करो। बाकी देखो, ऐसा नहीं है मैं ही पढ़ा रहा हूं, किसी एक को समझो और उसको करो। देखो, मानो ए से बी गया 100 मीटर, फिर बी से सी वापस आ गया 50 मीटर। अब इस केस में डिस्टेंस तो हो गया 150, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 50। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट सी है, और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 50। इसीलिए मैंने वन डायरेक्शन वाला वर्ड ऐड किया। क्यों ऐड किया? कि मतलब वापस आने वाला नहीं होना चाहिए, बस एक ही तरफ चलना चाहिए। अगर एक ही तरफ चलेगा तो हमारी चीजें ऐसे ही चलेगी जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये भी समझ आ गया, ठीक है। देखते रहना, ये सब पॉइंट लिखने हैं कॉपी में, जैसे बचपन में ट्यूशन में लिखते थे। और कहीं अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करोगे तो वहां तो लिखोगे ही, वहां लिखोगे भी, किराया भी दोगे आने जाने का, ठीक है ना। दुनिया भर के काम धाम करोगे, ठीक। आप सुनते रहना। अब डिस्टेंस का एक और पॉइंट होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और इसका होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैं कह रहा हूं 10 में से 8 लोगों को ये चीजें गलत पता होती है। मैं घमंड नहीं कर रहा, गलत पता होती है, ठीक है ना, फिर भी चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है सही क्या है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा उस 8 आप होंगे, हो सकता है आप उन 2 में से हो, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि 2 क्वांटिटी आया, इन्होंने चीजों को 2 टाइप में बांट दिया, एक स्केलर, एक वेक्टर। अब बोलने वाले इसे स्केलार कहते हैं और इसे वेक्टार कहते हैं, ठीक है ना। वो मुझे ड्रामा लगता है, प्रोनाउंसिएशन मेरे हिसाब से जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्केलर और वेक्टर, ठीक है। स्केलर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। देखो दोनों वर्ड को समझना, और मैं इतना डीपली समझाऊंगा ना, पता देखो क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपका मोशन चैप्टर ही प्रिपेयर नहीं हो रहा, आपका स्केलर वेक्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, और अगर आपने डिटेलिंग कर ली, तो मेरी गारंटी है आपको कभी मार नहीं होगी, ठीक है ना। मार का मतलब है आप कभी हार नहीं फील करोगे, ठीक है, याद रखना, ठीक। लेकिन कब? जब आप मेरी चीजों को अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब देखो, आप सबसे पहले समझना, मैग्नीट्यूड का मतलब अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो नंबर होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, और डायरेक्शन तो आपको पता ही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी बाइक, मतलब आप मेरे घर आए बाइक चला के, मैंने कहा कितनी स्पीड थी, तो आपने कहा सर स्पीड 60 थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपने मुझे बताया कि सर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो तब मुझे ये नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन से आए, मतलब कैसी डायरेक्शन से आए मुझे नहीं पता। तो ये 60 क्या हो गया? नंबर। तो नंबर को ही कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं और मैं पूछूं आपने कल रात कितनी रोटी खाई थी, हाउ मेनी चपाती यू हैव ईटन, ओके ना। आपने कहा सपोज 2, तो ये 2 मैग्नीट्यूड है। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो याद रखना, मैग्नीट्यूड वो होता है जो नंबर होता है, बस। लेकिन वहीं अगर आप बोलते हो कि सर मैं
60 किलोमीटर की वेलोसिटी से आया, 60 किलोमीटर की वेलोसिटी से आया, तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगर आप वेलोसिटी बताते हो तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फिक्स कर दिया साइंटिस्टों ने, ठीक है, कि क्या, कि भाई जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उन्हें आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो वैसे रटने वाले तो ऐसे भी रट रहे हैं, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेक्टर, लेकिन इसी में तो रट पाओगे, बाकी थोड़ा रटोगे। अब मैं आपको समझा के बहुत सारे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्लियर करता हूं, ठीक है ना। और उस डिफरेंस को अगर आप बहुत बारीकी से समझोगे, अगर उस डिफरेंस को आप बहुत बारीकी से समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक वेक्टर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक स्केलर। मैं एक बार और लास्ट में लिखा दूंगा, ठीक है ना, और या वो पोस्ट वाले में डाल दूंगा फोटो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की लिख के, ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपको ट्यूशन की तरह सब कुछ पढ़ा दूंगा, बस आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। चलो, वेक्टर वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और ये वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। देखो, अगर आप में से किसी का हिंदी मीडियम भी है तो इतनी दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है और मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ तो होता ही होगा, ठीक है ना। देखने को तो मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन आप इतना तो कॉपरेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, वेक्टर में मैं लिखता हूं स्पीड, मैं लिखता हूं मास, ठीक है ना। स्पीड लिख दिया, मास लिख दिया, यहां लिख देता हूं वेलोसिटी, यहां पे लिख देता हूं फोर्स, यहां पे लिख देता हूं वेट, ठीक है। अब मैं इन्हें समझाता हूं, अगर आपने ये दो तीन समझ लिए ना, अगर आपने ये दो तीन समझ लिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपने ये दो तीन समझ लिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एक्सेप्शनल है, और उनको कुछ एक्सेप्शनल है, उनको सब याद ही कर रहे हैं, सभी याद कर रहे हैं, इवन क्लास पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स, वो भी याद कर रहे हैं। मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, और वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। DSSB पीआरटी में या फिर टीजीटी में जो कॉमन साइंस वाला सेक्शन है उसमें कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। पेपर को तैयारी करने का यही तरीका होता है। अगर आप केवीएस पीआरटी तैयार कर रहे हो तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी मतलब केवीएस के रिदम का सब कुछ कर लो। उसके बाद इस रैंक के, मतलब जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं, एनवीएस होते हैं, इनमें जो पीआरटी के पेपर है उन सब के क्वेश्चन कर लो, यूपी के, राजस्थान के, सबके। फिर भी समय लगता है तो फिर टीजीटी के भी कुछ कर लो। जनरल सेक्शन की बात कर रहा हूं, पता चला पीआरटी वाला बच्चा फिजिक्स के पेपर सॉल्व करने में लगा है, ठीक है। सुनते रहना। एक होता है वर्क, अब समझना, स्पीड बता दिया, मास को ले लो। हमें ना एक बहुत बड़ा मिथ है, मिथ का मतलब हमें वहम है कि अगर मैंने कहा आपका आपका वजन कितना है तो आप कहते हो 10 किलोग्राम, सपोज 10 तो 60 किलोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए वो वेट होता है। क्या होता है? वेट। जो हमें पता चलता है वो वेट, जब भी तो उसे वेटिंग मशीन कहते हैं, वरना मास मशीन कहते हैं। और याद रखना, वेट, वेट का फॉर्मूला होता है mg। अभी पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, ये होता है वेट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भार, ये होता है मास जिसे कहते हैं द्रव्यमान, इसे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर सेकंड -2, ठीक है। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चांद में जाते हैं तो हमारा वजन 1/6 हो जाता है, और हम वहां ग्रेविटी इतनी कम होती है कि हम इतना ऊंचा उछल सकते हैं, ये है वो है। तो समझना, मान लो अर्थ पे कह रहा हूं, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, मैं इसे लगभग 10 मान लेता हूं, मैं लगभग 10 मान लेता हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं आप में से कई लोगों को जिंदगी में पहली बार पता चलेगा, लेकिन अगर आज समझ लिया तो आप जिंदगी भर समझ सकते हो। मान लो 10 मान लिया लगभग, आपका वेट है यहाँ 60, तो वेट का फॉर्मूला mg, वेट है 60, m है 10, m नहीं पता, और g 10, तो m आ गया 6। यानी कि जिस आदमी का वजन 60 न्यूटन, वैसे हम किलोग्राम कहते हैं, जिस आदमी का वजन 60 दिख रहा है, जिस आदमी का वजन 60 दिख रहा है, वो आदमी असली में 6 किलोग्राम का है। कितने का? 6 किलोग्राम का। वो दिख 60 का रहा है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। अब वही आदमी एक ऐसी जगह चले जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो मून में
इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखो ये सब चीजें भी सीख रही हैं। एक्सेलरेशन वैसे कराएंगे हम ड्यू टू ग्रेविटी, और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ये जो होता है अर्थ वाले का 1/6 होता है, यानी कि 10/6 मान लो लगभग। तो अब अगर इधर आ जाते हो तो मून पे जो उसका वेट होगा वो होगा mh है, क्योंकि द्रव्यमान उतना ही रहता है। चाहे आप मून पे चले जाओ, देखो ये भी क्वेश्चन है पेपर का, प्रिंटेड क्वेश्चन है पीआरटी का, DSSB का। चाहे आप मून पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपका जो m रहेगा, जो द्रव्यमान रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। ये सब पढ़ना है हमने, सब द्रव्यमान। एक क्वेश्चन है कि m और g में डिफरेंस बताओ, तब हम यहाँ वो वहां पता है क्या पॉइंट कहते हैं, वहां हम ये पॉइंट कहते हैं कि वेट जो है सॉरी क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। वहां हम कहते हैं कि वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। यहां देखो सारी चीज लिंक है, अगर आज समझ लोगे तो कल नहीं समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। तो m की जगह देखो वेट ऑन मून, m की जगह 6 और g कितना है मून पे 10/6, यानी कि जो आदमी यहाँ 60 का दिख रहा है, जो आदमी यहाँ 60 का दिख रहा है वो वहां पे कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तभी तो वो ग्रेविटी, जो जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी कम होने का मतलब कि वो ऊंची जंप कर पा रहा है और उड़ रहा है हवा में, वो यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा चलो छोड़ो। अब इसके बाद अच्छा ये समझना कि मास को स्केलर क्यों कहते हैं और वेट को वेक्टर क्यों कहते हैं। जैसे मान लो किसी भी इंसान का, मानो मेरी बात कर लो या किसी की बात कर लो, अगर हम अपने बॉडी वेट की बात करें तो हमारा वेट हमेशा किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड। वेट नापने के लिए वेटिंग मशीन को सर पे रखते हो, पैरों के नीचे रखते हो, पैरों के नीचे रखते हो, क्योंकि वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी किस तरफ है, डाउनवर्ड है, यानी कि वेट पे डायरेक्शन होता है, वेट पे डायरेक्शन होता है, इसीलिए उसको किस कैटेगरी में रख दिया, वेक्टर क्वांटिटी में। इसी तरीके से मास के पास डायरेक्शन नहीं होता। 4 किलोग्राम का मतलब 4 किलोग्राम होता है, उसमें ये नहीं होता कि 4 किलोग्राम किस तरफ है, इसीलिए उसको किस में रख देते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। अब इसी तरीके से मैं वर्क को समझाता हूं, ऐसे करके ना आप आसानी से कर सकते हो। मान लो आपने क्या, आपने 10 जूल काम किया, ये चैप्टर भी पढ़ेंगे हम, वर्क एनर्जी एंड पावर, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब तो मजा आता चल जाएगा। मान लो आपने कहा कि आपने 10 जूल वर्क किया, तो आप बता नहीं सकते कि किस तरफ किया, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है ना। वहीं अगर फोर्स की बात करते हैं कि आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, तो आपको पता होता है कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्यों, अगर मान लो मैं इस बोर्ड की बात करूं, बोर्ड नहीं, बोर्ड टूट जाएगा। मान लो मैं एक दीवार की बात करता हूं और मैं इस दीवार को 4 न्यूटन से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एक डायरेक्शन में तो अप्लाई कर रहा हूं, मैं एक डायरेक्शन में तो अप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए फोर्स किस कैटेगरी में रख दिया, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है ना। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, जुगाड़ मतलब एक ऐसी चीज जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। जो करंट होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ना मजेदार चीज। अगर आप इसको अलग कैटेगरी में, अच्छा अगर आप इसको अलग कैटेगरी में रख के देखोगे तो आपको याद करना आसान होगा। करंट वही ना जो तारों में चल रहा है, इस माइक में। देखो मैं साइंस समझाता हूं, मुझे तो अल्टीमेट लेवल की आती है, आप फील भी नहीं कर सकते। जब मैं बोल रहा हूं तो इस माइक के माइक्रोफोन में वाइब्रेशन हो रही है, उस वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इस तार में करंट बन रहा है, और ये करंट होते होते मेरे मोबाइल तक पहुंच रहा है। यानी कि इस तार में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके पास डायरेक्शन होती है, हमेशा डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये करंट यहां से होते हुए इस मोबाइल तक पहुंच रहा है। और मैग्नीट्यूड तो हर किसी के पास होता है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और याद रखना, अगर मानो करंट तार में नहीं है और हम कहते हैं 0 एम्पियर करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, 0 भी मैग्नीट्यूड में काउंट होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर होता है, चाहे वो 0 चाहे 1 हो चाहे 2 हो। तो आपने क्या देखा, करंट के पास अपना डायरेक्शन भी है और अपना मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास अपना डायरेक्शन भी है और अपना मैग्नीट्यूड भी है।
फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे का रीजन समझ लो, क्योंकि एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि करंट एड इन स्केलर वे। अब इसका मतलब क्या है सुनना। मान लो यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, ये दोनों करंट यहां जा रहे हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। सही है ना? और याद रखना, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो अर्थमेटिक एडिशन फॉलो नहीं करती। यानी कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको आप ऐड करोगे तो वो एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते जैसे हम ऐड करते हैं। इनको ऐड करने का तरीका अलग होता है, इनको ऐड करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए करंट को इन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया? स्केलर कैटेगरी। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, मैंने कहा वह इंसान बंदर की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या वो बंदर हो गया? नहीं, उसका एक पैरामीटर बंदर की तरह बिहेव कर रहा है, बाकी सारा तो इंसान है वो। इसी तरीके से करंट के सारे पैरामीटर वेक्टर से मैच करते हैं, लेकिन ये जो इसका एडिशन है वो वेक्टर से मैच नहीं करता और वेक्टर कैलकुलेशन को फेल कर देता है। इसीलिए इसको किस में डाल दिया? स्केलर में। अगर इतनी सारी बातें सुनोगे, मैं कह रहा हूं 2-3 बार सुन लो इस वीडियो को, आप कभी खाली हो, चाहे स्पीड 2 कर लो, 3 कर लो, 2 से ज्यादा नहीं होती, 1.52, 2-3 बार सुन लो, आपके दिल में छप जाएगा। ठीक है ना? बाकी आपके ऊपर है, दिल में नहीं, सॉरी दिमाग में। ठीक है, सब बकवास है। ठीक है, चलो छोड़ो। इसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। पता है, एक बार हमारे टीचर में पढ़ाने आए, मैं इसीलिए आया यहाँ पे। मेन चीज तो पढ़ाना तो मेरा पैशन ही है, मेन है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। एक बार हम पढ़ रहे थे, मतलब हमारी क्लास हो रही थी बहुत सारी, मतलब तो एक टीचर आए, मतलब टीचर का इंतजार कर रहे थे, टीचर काफी देर से आए नहीं। तो क्या हुआ, भीड़ में से एक बहुत छोटी हाइट का, मतलब बहुत छोटी हाइट, मतलब हमारे कंधे से भी छोटा, ठीक है ना, मतलब 5 नहीं होगी उनकी हाइट, ठीक है ना, वो स्टेज पे चढ़ गए और हमें लगा कि पानी वानी पिलाने वाले और बोर्ड साफ करने वाले होंगे। इतने में उन्होंने माइक वाइक टांगा और पढ़ाना शुरू करे। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, आपको यकीन नहीं होगा जो चीज मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। जब वो पढ़ाना शुरू करे तो उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो गई। ये समझने की फीलिंग है, ऐसी नॉलेज थी ना जिसका कोई हद नहीं है। ठीक ना? तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ताकि उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूं। वही पोस्ट वाला तरीका बेस्ट है, उसमें मैं क्वेश्चन डाल दूंगा और जिससे आप सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना? अगर आपको लगता है मेहनत कर रहा हूं तो शेयर करो। ठीक है? तो सिंपल सा है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप मुझे सुनना, मैं कह रहा हूं, अगर आप मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बनाने के एक क्वेश्चन के 1 रुपया दे दो, कितना दे दो? एक क्वेश्चन के 1 रुपया, मैं आज ही बाइक खरीद लूंगा। इतने क्वेश्चन मैं अभी बना सकता हूँ। ठीक है ना? लेकिन बात वही है, ए बी सी डी 3 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है, मैंने बराबर ले लिया, क्योंकि हमें नंबर नहीं, हमें कंसेप्ट सीखना है। अब मैं कह रहा हूं ए से बी, ए से सी, ए से डी और ए से ए, दोनों केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सुन लो, ए से बी डिस्टेंस कितना हो गया? 3, डिस्प्लेसमेंट भी 3, क्योंकि ए से बी तो सीधा रास्ता है। ए से सी डिस्टेंस कितना हो गया? 6, स्क्वायर होगा, सारी साइड इक्वल है तो, ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस है। ए से सी शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, और दोनों बराबर हो तो ये क्या देगा? 3√2। ए से डी 3, 6, 9, ए से डी, देखो ए से डी कैसे आया फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। ए से ए 12 और वो 0, 12 क्यों ये और 0 क्यों? क्योंकि जब ए से ए वापस आ गए तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन रखा है डी ट्रिपल, सुनना, डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर से
आप सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चनों को पकड़ सकता है कोई? कोई नहीं पकड़ सकता। क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना। अब मैं पोस्ट वाले सेक्शन में कम से कम 20 क्वेश्चन दूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, आपको करने हैं, और जो नहीं आएंगे वो आपको मुझे कमेंट में बताने की सर ये नहीं हुए। और आप अगर थोड़ा भी मतलब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि मुझे उससे पता चलेगा कि कितने लोग इस चीज को असली में पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद नहीं करेंगे तो मैं ताम झाम क्यों करूंगा, बंद कर दूंगा, मेरा समय भी तो कीमती है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।